हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन था उसके क्रम को देख रहे थे। इसके पूर्व हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली तीनों देख चुके थे। जैसे आपको ज्ञात हो कि पुर्तगाली सर्वप्रथम आने वाले थे और सबसे लास्ट में जाने वाले थे। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे, जो 1498 में आते हैं। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 1600 में। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना होती है। उसी के क्रम में सबसे अंत में आने वाले थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है और वो आती है 1664 में। ठीक है, कब आती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1664 में। अच्छा, जब 1664 में ये आई है तो ये इम्पोर्टेंट है डेट। जैसे हम डेट याद करवाए थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 को, डेनिश 1616 को। उसी तरह याद रखना है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 को होती है। अच्छा, अगर 1664 में होती है तो हम वहां पे भी बतलाए थे पुर्तगाली में जो वास्को डी गामा को भेजा था, ये सब उसकी जिक्र वहां पे किया गया था। यहाँ पे देखना है, जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो फ्रांस में किसका शासन होता है? ठीक है, फ्रांस में किसका शासन होता है? तो फ्रांस में वहां का राजा है लुईस 14वां। ठीक है, लुईस 14वां है वो फ्रांस का राजा है। फ्रांस के राजा है लुईस 14वां। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत गलत होता है लुईस 14वां और लुईस 16वां में। ठीक है, तो लुईस 14वां जब बोलेगा तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर बोलेगा तो लुईस 14वां। लेकिन अगर बोला जाएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तो लुईस 14वां। लेकिन बोला जाएगा फ्रांस में क्रांति, और फ्रांस में क्रांति आपको याद होगा 14 जुलाई 1789। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को होती है फ्रांस में क्रांति। और इस समय कौन थे राजा? तो ये हैं लुईस 16वां। ठीक है, लुईस 16वां। 15-10-15-16 ये है लुईस 16वां। लुईस 16वां कब रहते हैं? तो 14 जुलाई 1789 को रहते हैं। 14 जुलाई 1789 को इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। देखिए, कंफ्यूजन है, इस टाइम है 16वां, इस टाइम है 14वां। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है लुईस 14वां के शासनकाल में। और लुईस 14वां के शासनकाल तो रहता है, लेकिन वहां के एक मंत्री जो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, तो उनका नाम याद रखना है गोलबर्ट। ठीक है, नाम बहुत ज्यादा याद आया है, नाम इसमें नाम बहुत ज्यादा है तो प्रयास करेंगे कुछ। तो ये है हमारा कंपनी। ठीक है, कंपनी, तो कंपनी को स्थापित करने वाले जो है वो है गोलबर्ट। ठीक है, अगर हिंदी में लिखें तो कंपनी। ठीक है, कंपनी है और कंपनी को स्थापित करने वाले हैं गोलबर्ट। कंपनी को स्थापित करने वाले मंत्री कौन है? तो गोलबर्ट याद रखिएगा, और राजा है लुईस 14वां। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद कंपनी तो स्थापित हो गई, उसके बाद बात होगा यहाँ फैक्ट्री बनाने का। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों का फैक्ट्री बनेगा। तो प्रथम बार फैक्ट्री बनाने के क्रम में 1667 में फ्रैंक कैरो आते हैं। ठीक है, 1667 में है फ्रैंक कैरो। फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल आता है भारत में। एक अभियान दल आता है भारत में, किनके नेतृत्व में? फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में। और ये बनाएंगे फैक्ट्री। ठीक है, ये बनाएंगे क्या? तो ये बनाएंगे फैक्ट्री। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कर रहे हैं क्या? तो फैक्ट्री की स्थापना करने वाले हैं फ्रैंक कैरो और कंपनी की स्थापना करने वाले हैं गोलबर्ट। ठीक है, मंत्री का नाम याद रखना है। कंपनी तो गोलबर्ट और फैक्ट्री तो फ्रैंक कैरो। ठीक है, 1667 में आते हैं अपना
एक अभियान दल लेकर और भारत में भ्रमण करते हैं। उसके बाद 1668 में, कब 1667 में आते हैं, 1668 में अपना पहला फैक्ट्री बनाते हैं। कहाँ? तो ये बनाते हैं सूरत में। आपको पहले याद होगा, रिकॉल करने का प्रयास कीजिए कि भारत में अस्थायी फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में कब बनाई थी, ये हमें कमेंट करके बतलाइएगा। ठीक है, तो सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी प्रथम फैक्ट्री रहता है। सूरत में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री रहता है। उसी तरह फ्रांसीसियों का भी प्रथम फैक्ट्री जो है वो सूरत में ही है। ठीक है, सूरत में अपना पहला फैक्ट्री की स्थापना करता है। कब? 1668 में। 1668 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। किनके नेतृत्व में? तो फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में प्रथम फैक्ट्री स्थापित होता है। ठीक है, 67 में 68 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की और यह फैक्ट्री कहाँ बना? तो सूरत में बना। आगे है, अच्छा, अगर ये जो कंपनी आया था ओड्स इंडस डी ओरिएंटल्स करके नाम है, इंडसे डी ओरिएंटलिस इनका कंपनी का नाम है। कंपनी जो बना था इंडसे डी ओरिएंटलिस के नाम से स्थापित करते हैं। बाद में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बोलते हैं, लेकिन इनका नाम है इंडसे डी ओरिएंटलिस। नाम याद रखिएगा अगर याद रहा तो। हालांकि अभी तक प्रश्न में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है कि कभी पूछ दिया जाए, तो नाम याद रखना है। आगे 1668 में प्रथम फैक्ट्री बना। उसके बाद है 1669 में। ठीक है, 1669 में फ्रैंक कैरो के साथ एक और व्यक्ति है मरकरा। ठीक है, मरकरा के द्वारा ही गोलकुंडा के शासक से कुछ रियायत प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कुछ रियायत प्राप्त किया जाता है। किससे? तो गोलकुंडा के शासक से। किसके द्वारा? तो मरकरा के द्वारा। ये मरकरा भी एक फ्रांसीसी है और इसके द्वारा गोलकुंडा से कुछ रियायत प्राप्त किया जाता है। और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा गया है, में स्थापित किया गया। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री 1669 में, प्रथम फैक्ट्री 1668 मद्रास में, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन को बोला जाता है ये भारत में फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना गया है। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना गया है फ्रांसिस मार्टिन को। क्यों माना गया है? तो फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा ही पौंडीचेरी की स्थापना की जाती है। किसकी? पौंडीचेरी की। देखिए 1672 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा ही तंजावुर के राजा से सेंट टोमे को प्राप्त किया। ठीक है, जगह नाम याद रखना है सेंट टोमे। बाद में एक युद्ध भी होगा सेंट टोमे का, तो याद रखिएगा 1672 में तंजावुर के राजा से सेंट टोमे को प्राप्त करते हैं। कौन? तो ये भी फ्रांसिस मार्टिन ही करते हैं। और फ्रांसिस मार्टिन बाद में 1674 में, ठीक है, बलीकोंडा के मुस्लिम सूबेदार, ठीक है, ये जगह याद रखना है, बलीकोंडा के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी, ठीक है, बलीकोंडा के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से द्वारा मद्रास के निकट एक गांव पाते हैं। ठीक है, एक ग्राम की स्थापना करते हैं, यानी कि गांव लेते हैं और उस गांव को नाम रखते हैं पुडुचेरी। ठीक है, बलीकोंडा के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी के द्वारा मद्रास के निकट एक गांव लिया जाता है और उसी गांव को नाम रखते हैं पुडुचेरी, जिसको बाद में 1674 में पौंडीचेरी के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, बाद में पौंडीचेरी के रूप में। कब? तो 1674 में। 1672 में एक गांव ली, किससे लिए? तो बलीकोंडा के राजा से लिए। ठीक है, बलीकोंडा के राजा से लिए। कौन? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन को ही बोला जा रहा है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक। वो गांव लेते हैं बलीकोंडा के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से। ठीक है, और उस गांव को पुडुचेरी नाम रखा जाता है। ठीक है, उस गांव को नाम रखा गया है पुडुचेरी, जिसका बाद में नामांकन किया गया 1674 में पौंडीचेरी। ठीक है, 1674 में पौंडीचेरी के नाम से इसका स्थापना किया गया। आगे है इसी पौंडीचेरी को मुख्यालय बना दिया जाता है फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों का मुख्यालय बनता है पौंडीचेरी 1701 में। कब? तो 1701 में
ये जो है मुख्यालय बना दिया जाता है फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की जाती है और ये जो पांडिचेरी था इसे मुख्यालय ही बनाया गया, साथ ही साथ पांडिचेरी की किलेबंदी भी की गई। ठीक है, साथ ही साथ पांडिचेरी की किलेबंदी की गई तथा एक किला इंपॉर्टेंट है फोर्ट लुई का किला। ठीक है, एक किला इंपॉर्टेंट है फोर्ट लुई का किला। फोर्ट लुई का किला पांडिचेरी में ही बना दिया जाता है। कब? 1701 में। अब देखिए, ये तो था दक्षिण भारत अभियान। अब दक्षिण भारत से धीरे धीरे फ्रांसिस रहते हैं उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं, उत्तर भारत की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। उसी के क्रम में बंगाल में 1690 से 92 ईस्वी के बीच चंद्रनगर से में एक कोठी स्थापित की थी। 1690-92 में बंगाल के चंद्रनगर, जगह नाम याद रखना है, बंगाल के चंद्रनगर में एक कोठी स्थापित की और चंद्रनगर का उस समय जो रूलर रहता है वो शाइस्ता खान रहता है। कौन? शाइस्ता खान। आपको याद होगा ये जो शाइस्ता खान है वो औरंगजेब के मामा है। ठीक है, औरंगजेब के मामा यानी कि शाइस्ता खान से बंगाल का जो वहां पे नवाब रहता है शाइस्ता खान, उससे चंद्रनगर को प्राप्त करते हैं और वहां एक कोठी स्थापित करते हैं। पांडिचेरी में तो इनका कब्जा हो जाता है फ्रांसीसियों का, लेकिन 1693 में पांडिचेरी को लेकर डचों में, याद कीजिएगा डच तो भारत में आ गए थे 1602 में ही अपना कंपनी बना लिए थे और इसी के क्रम में पांडिचेरी वो भी व्यापार कर रहे थे। तो पांडिचेरी पर अपना अधिकार को लेकर फ्रांसीसी और डच में युद्ध होता है। ठीक है, फ्रांसीसी और डच में युद्ध होता है और अंततः जो अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेजों की मदद से अंग्रेज जो होते हैं मदद कर देते हैं फ्रांसीसियों का। ठीक है, अंग्रेज जो है मदद करेंगे फ्रांसीसी का, सॉरी अंग्रेज जो है मदद करते हैं डच का, ब्रिटिश मदद करते हैं डच का और डच को मदद करने के कारण जो अंग्रेज होते हैं डच को मदद करते हैं और डच जो होते हैं वो जीत जाते हैं। तो फ्रांसीसी पर अधिकार हो जाता है डचों का। सॉरी, पांडिचेरी पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा रिपीट होइएगा। डच और फ्रांसिस दो शासक हैं यहाँ पे, एक है डच एक है फ्रांसिस। डच और फ्रांसिस के बीच पांडिचेरी को लेकर युद्ध होता है। ठीक है, डच और फ्रांसिस के बीच पांडिचेरी नामक जगह को लेकर युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन लोगों का मुख्यालय है, व्यापार का फैक्ट्री है। तो डच का जो है अंग्रेज के द्वारा सहायता कर दिया जाता है, तो डचों का अधिकार हो जाता है पांडिचेरी पर। डचों का अधिकार हो गया पांडिचेरी पर। उसके बाद फ्रांसीसी का कब्जा यहाँ से समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद 1697 में एक संधि होती है, रिजविक की संधि, नाम याद रखिएगा, रिजविक। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रिजविक होती है 1697, 4 साल बाद, जिसमें पांडिचेरी जो जगह होता है वो पुनः फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाता है। 1693 में हार गया था पांडिचेरी को फ्रांसीसी, लेकिन 1697 में रिजविक की संधि के द्वारा, कौन सी संधि? तो रिजविक की संधि के द्वारा पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो एक बार और रिकॉल कीजिएगा। 1693 में पांडिचेरी को लेकर युद्ध होता है डचों और फ्रांसीसियों में। ठीक है, डचों और फ्रांसीसियों में युद्ध होता है। डच की मदद कर देते हैं अंग्रेज, डच की मदद कर देते हैं अंग्रेज और मदद करने के कारण डच जो होते हैं वो युद्ध में जीत जाते हैं और पांडिचेरी पर अधिकार हो जाता है डचों का। ठीक है, डचों का अधिकार हो जाता है पांडिचेरी पर। तो उसके बाद 1697 में रिजविक की संधि होती है, जिसके द्वारा पांडिचेरी को पुनः दे दिया जाता है फ्रांसीसी को, यानी कि पांडिचेरी मिल गया, फ्रांसीसी को पांडिचेरी मिल गया। और उसके बाद 1701 में पांडिचेरी को मुख्यालय बना लेते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, आगे 1672 में आए थे फ्रांसिस मार्टिन, जिसे फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक बोला गया। इनकी मृत्यु हो जाती है 1706 में। तो 1706 से 20 तक जो काल होता है, 1706 से 20, ठीक है, 1706 से 20 तक का जो काल होता है वो इन लोग का डाउनफॉल का काल होता है। फ्रांसीसियों को डाउनफॉल होता है 1706 से 20 तक, मतलब स्थिर सा पड़ जाता है।
यानी कि संकुचन हो जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो फल फूल रही थी वो घाटे में चलने लगी थी, ठीक है। उसके बाद 1720 से 42 के बीच और इसी 1706 से 20 के बीच 5 गवर्नर आते हैं। कितने? 5 गवर्नर, फ्रांसिस गवर्नर आते हैं और पांचों के पांचों निकम्मे रहते हैं, ठीक है। 5 गवर्नर आते हैं, कोई भी जितना फ्रांसिस मार्टिन था उतना अपना व्यापार का प्रसार नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आते हैं 1720 हो गया। 1720 से 42 के बीच 2 गवर्नर जनरल का नाम, 2 गवर्नर का याद रखना है, लीनो एवं ड्यूमा। लीनो एवं ड्यूमा के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी फिर से अपना व्यापार फल देने लगते हैं। इसी के क्रम में अपना कोठी भी स्थापित करते हैं। जैसे 1721 में मॉरिशस में, अगर बात किया जाए मॉरिशस, तो मॉरिशस कहाँ है? यहाँ है, ये हमारा कुछ भारत है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये एक जगह है मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर के नजदीक यहाँ पे है मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस जो अभी वहाँ के पीएम है प्रविंद जगन्नाथ, आप करंट से पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे मॉरिशस में। तो मॉरिशस से भी उनका व्यापार होता था। तो मॉरिशस में जो है वो 1721 में कंपनी के फैक्ट्री का स्थापना करते हैं। मॉरिशस, माहे, कराईकल 3 है। मॉरिशस में 1721 में, माहे और 1724 में और कराईकल में 1739 में 3 जगह फैक्ट्री स्थापित होती है। 1720 से 42 जो गवर्नर है लीनो एवं ड्यूमा, नाम याद रखिएगा, लीनो एवं ड्यूमा, इनके टाइम में मॉरिशस और माहे और कराईकल पर अधिकार होता है। चंदरनगर कब लेते हैं? अभी बतलाए थे, चंदरनगर लेते हैं 1690-92 में बंगाल में। 1721 में मॉरिशस, 1724 में माहे और 1739 में कराईकल। ये अधिकार होता है 42 तक। अब आएंगे दोनों के बीच संघर्ष, यानी कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच जो संघर्ष हुआ वो कहलाया हमारा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ठीक है। आंग्ल कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध दोनों बोला जाएगा। दोनों में से अगर कुछ भी रहेगा तो मतलब वही समझना है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इसे लेकर 3 युद्ध होते हैं, मेनली 3 युद्ध होते हैं, ठीक है। इसके पूर्व एक बार फिर से हम इसे रिकॉल करना चाहेंगे। एक बार कंपनी के बारे में फिर से देख लीजिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुईस 14वां के शासनकाल में मंत्री है कोलबर्ट स्थापित करता है। उसके बाद प्रथम जो फैक्ट्री होता है फ्रैंक कैरो आता है एक अभियान दल लेकर। 1667 में भारत आता है। उसके बाद 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना करती है, ठीक है। 1668 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना सूरत में। उसके बाद 1669 में मरकरा के द्वारा मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का इसे बोला गया वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि वे सेंट टोमे को प्राप्त किया था तथा पौंडीचेरी की भी स्थापना किया था। इसकी मृत्यु होती है 1706 में। 1672 में तंजावुर के राजा से सेंट टोमे को प्राप्त किया था। फ्रांसिस मार्टिन और बेलाग लेस्पी ने क्या करता है तो बेलिकुंडा के मुस्लिम सरदार शेर खान लोधी से मद्रास के निकट एक गांव लेता है और गांव को पुडुचेरी के रूप में स्थापित करता है, जिसे 1674 में पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। और ये पौंडीचेरी को अधिकार कर लेता है डच का 1693 में डच का अधिकार हो जाता है और उसे पुनः मिल जाता है 4 साल के बाद 1697 में। किस संधि के फलस्वरूप? तो ट्रीटी ऑफ रिजवी की संधि के द्वारा फ्रांसीसी को पुनः मिल जाता है पौंडीचेरी और वही पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय के रूप में अंतिम तक बनाए रखता है 1701 तक। फोर्ट लुई की स्थापना पौंडीचेरी में। उसके बाद याद रखना है 1720 से 42 तक 2 गवर्नर हैं लीनो एवं ड्यूमा। इनके नेतृत्व में मॉरिशस में 1721 में, माहे में 1724 में और कराईकल में 1739 में फैक्ट्री की स्थापना होती है। तो देखिए आगे हम देखेंगे दोनों के बीच जो है आंग्ल फ्रांसीसी विवाद, ठीक है। आंग्ल फ्रांसीसी विवाद देखेंगे, क्या था आंग्ल फ्रांसीसी विवाद, क्यों होता है, कारण देखेंगे, परिणाम देखेंगे तथा वहां से जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है किस संधि के तहत समाप्त हुआ वो, ठीक है। तो ये देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार। प्रथम आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध क्यों होता है, कब होता है?
तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 46 से 48 के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 46 से 48 के बीच। अच्छा, 46 से 48 के बीच तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। इसमें देखेंगे दोनों का मुख्यालय कहाँ होता है, ठीक है। तो एक का मुख्यालय है मद्रास, एक का मुख्यालय है मद्रास, और मद्रास मुख्यालय है अंग्रेज का, ठीक है। अंग्रेज का मुख्यालय है मद्रास। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी का मुख्यालय था कहाँ, तो पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का मुख्यालय है, मद्रास में अंग्रेजों का मुख्यालय है, और पौंडीचेरी में फ्रांसीसी का मुख्यालय है। अच्छा, वहां का कोई गवर्नर भी होगा। तो अंग्रेजों का जो गवर्नर है वो रहता है निकोलस मार्श, ठीक है। निकोलस मार्श जो रहता है अंग्रेज गवर्नर रहता है, और पौंडीचेरी में गवर्नर रहता है डुप्ले, ठीक है। आप याद कीजिएगा, कभी न कभी हिस्ट्री में आप डुप्ले का नाम सुने होंगे सहायक संधि में, ठीक है। सहायक संधि में नाम सुने होंगे डुप्ले का। क्वेश्चन पूछा जाता है सहायक संधि स्वीकार करने वाला, सहायक संधि को लागू करने वाला कौन सा रूलर था, तो गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सहायक संधि को लाता है भारत में, लेकिन इसके पूर्व भी प्रयोग कर चुका था कौन, डुप्ले। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले भी प्रयोग कर चुका होता है सहायक संधि का, ठीक है। सहायक संधि को प्रयोग करता है डुप्ले, सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली बृहद पैमाने पर लाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध हम देख रहे थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में हम देख रहे थे कि वहां का जो गवर्नर है डुप्ले है, पौंडीचेरी का गवर्नर है डुप्ले। फ्रांसीसी का केंद्र बिंदु होता है पौंडीचेरी, अंग्रेज का केंद्र बिंदु होता है मद्रास, और मद्रास के गवर्नर है निकोलस मार्श, पौंडीचेरी के गवर्नर है डुप्ले। अच्छा, कारण क्या था, युद्ध का कारण, ठीक है। युद्ध का कारण जो है यानी कि कॉज, युद्ध होने का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ठीक है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर यहाँ युद्ध हो रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है, इसे ही बोला गया है आंग्ल कर्नाटक, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण बनता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया क्या था, तो यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना। तो ऑस्ट्रिया पर किसका अधिकार होगा, फ्रांसीसी का अधिकार होगा या ब्रिटिश का अधिकार होगा, इसे लेकर ही युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो युद्ध के कारण उसका जो इफेक्ट होता था वो भारत में भी देखने को मिलता था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर जो दोनों में युद्ध हो रहा था वहां उसका इफेक्ट भारत में भी देखने को मिलता था, इसीलिए इसका जो मेन कारण बना वहां के युद्ध का ही प्रभाव, ठीक है। अच्छा, ये युद्ध का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है, तो युद्ध का प्रारंभ किया जाता है अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेज के द्वारा ही युद्ध का प्रारंभ किया जाता है। अगर देखिएगा तो कैसे, तो मद्रास के जो गवर्नर थे निकोलस मार्श, इसकी सहायता के लिए ब्रिटेन से एक और कमांडर इन चीफ को भेजा जाता है, जिसे बोला गया ब्रिटिश कमांडर बार्नेट, ठीक है। ब्रिटिश कमांडर बार्नेट को भेजा जाता है ब्रिटेन से, कहा, मद्रास में, ठीक है। बार्नेट को भेजा जाता है मद्रास में। अब ये बार्नेट क्या करता है, फ्रांसीसी के जहाज को पकड़ लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है, यानी अधिग्रहण कर लेता है, ठीक है। अधिग्रहण कर लेता है तो डुप्ले बोलता है कि आप मेरा जहाज क्यों ले लिए, मतलब फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार आप क्यों कर सकते हैं, आप उसे किडनैप क्यों कर सकते हैं, तो इसे लौटाने के लिए बोलता है। यानी कि डुप्ले बोलता है बार्नेट को कि मेरा जहाज मुझे वापस दे दीजिए, तो ये कुछ भी ध्यान नहीं देता है और वापस नहीं करता है। अब वापस नहीं करता है तो डुप्ले पहले तो चाहता था कि युद्ध हमें फ्रांसीसियों से डुप्ले चाहता है कि अंग्रेजों से हमें युद्ध नहीं करना पड़े। क्यों ऐसा चाहता था, क्योंकि डुप्ले बहुत ही कूटनीतिक और दूरदर्शी व्यक्ति था। वो उसके बारे में कहा जाता है, डुप्ले जो है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को विस्तार देने में उसका मुख्य योगदान है, ठीक है। डुप्ले के टाइम था वहां नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का एक कथन है, मैं स्थल पे कभी भी उन्हें मार गिरा सकता हूं, लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता हूं।
नेपोलियन का एक कथन था, मैं स्थल पर कभी भी मार गिरा सकता हूँ, अंग्रेजों को कभी भी परास्त कर सकता हूँ, लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये नेपोलियन बोनापार्ट का कथन था। और नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांसिस का था, क्योंकि फ्रांसीसी लोग को ज्ञात था कि उनका जो सैनिक शक्ति था वो बहुत सुदृढ़ नहीं था। ठीक है, तो ये डुप्ले को भी मालूम था कि हम उनसे जीत तो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो चाहता नहीं था कि हम लड़ाई करें, युद्ध करें, फिर भी युद्ध करना पड़ा। जब युद्ध का कारण जो बना वो उसका जहाज जो था, व्यापारिक जहाजी बेड़ा था, उसे अधिग्रहण कर लिया जाता है बार्नेट के द्वारा। बार्नेट के द्वारा व्यापारिक जहाजी बेड़ा अधिग्रहण करने पर डुप्ले के द्वारा रोका जाता है। फिर भी नहीं रोकने के बाद जब नहीं रुका तो डुप्ले उस समय जो कर्नाटक के रूलर रहते हैं अनवरुद्दीन, ठीक है, कर्नाटक के रूलर है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन से इसकी शिकायत करते हैं कि हमारा जहाजी बेड़ा को बर्नेट के द्वारा यानी कि ब्रिटिश के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उन्हें हमें वापस देने के लिए बोलिए। तो अनवरुद्दीन भी इसे बोलता है ब्रिटिश को कि आप उसे वापस कर दें। इसका भी कोई भी प्रभाव ब्रिटिश पर नहीं पड़ता है, यानी कि ब्रिटिश कमांडर बार्नेट को नहीं होता है। फिर भी ये नहीं लौटाता है, तो इसे लेकर ही अब अनवरुद्दीन क्या करता है, अनवरुद्दीन इसे बोलेगा ब्रिटिश को कि आप जहाजी बेड़ा लौटा दीजिए। अब बार्नेट नहीं लौटाया तो अब डुप्ले क्या करेगा, डुप्ले देखा था ये फ्रांसीसी एक और मॉरिशस के गवर्नर, जो मॉरिशस अपना फैक्ट्री बनाया था 1721 में, ठीक है, 1721 में जो अपना फैक्ट्री बनाया था मॉरिशस में, वही मॉरिशस के गवर्नर जनरल को बुलाता है, मदद मांगता है। ठीक है, फ्रांसिस गवर्नर वो भी था, तो फ्रांसिस गवर्नर ला बुडॉन से मदद मांगता है। ठीक है, ला बुडॉन से मदद कब मांगता है, कौन, डुप्ले, कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि हमारा जहाज जो है अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज के कमांडर अधिकार कर रहे हैं, अंग्रेज के कमांडर अधिकार कर रहे हैं। तो मॉरिशस का गवर्नर ला बुडॉन मदद करने के लिए आता है। ला बुडॉन 3000 सैनिकों के साथ, ठीक है, 3000 सैनिकों के साथ आता है और मद्रास पर अधिकार कर लेता है। 3000 सैनिकों के साथ आता है, 3000 सैनिकों के साथ आया और ये क्या किया, मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास पर पहले किनका अधिकार था, तो अंग्रेज का अधिकार था। मद्रास पर अधिकार किनका था, अंग्रेज का, अंग्रेज का अधिकार था। अब आता है ला बुडॉन और ये बुडॉन क्या करता है कि मद्रास पर ही अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप मद्रास पर जब अधिकार कर लिया तो इसकी शिकायत फिर से आता है किसके पास, अनवरुद्दीन के पास। कर्नाटक का राजा है अनवरुद्दीन, कर्नाटक के राजा अनवरुद्दीन बोलता है डुप्ले को कि आप उसके मद्रास पे मतलब क्यों अधिकार कर लिए, आप उसे मद्रास वापस कर दीजिए। तो यहाँ पे डुप्ले है कूटनीति का प्रयोग करता है, डुप्ले है कूटनीति का प्रयोग करता है और बोलता है कि मद्रास पर अंग्रेजों का जो अधिकार है, हम मेरा अधिकार हो जाएगा अगर, तो हम आपको पुनः वापस कर देंगे, यानी कि कर्नाटक को पुनः दे देगा। तो वो भी राजा भी सोचता है चलो हमें तो मिल गया, लेकिन राजा सोचा वहां का मतलब जो राजा अनवरुद्दीन चाहता है कि हमें मद्रास तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मॉरिशस का जो गवर्नर ला बुडॉन आता है, ये चाहता ये है कि हम मद्रास को पुनः दे दें। ठीक है, मद्रास को पुनः दे दें, इसके लिए क्या करता है ला बुडॉन, फिरौती लेता है। ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं घूस। ठीक है, घूस लेता है किससे, तो मद्रास से। मद्रास के जो गवर्नर है बर्नेट से घूस लिया, लगभग अलग अलग किताबों में अलग अलग बतलाया जाता है, लगभग 4 लाख रुपया लेता है और मद्रास को दे देता है। ठीक है, पहले मद्रास पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन मद्रास को पुनः वापस दे दिया। ठीक है, मद्रास को पुनः वापस दे दिया। डुप्ले बोला था कि मेरा अधिकार हो जाएगा तो हम आपको वापस कर देंगे, कर्नाटक के राजा को बोला था। अब ये क्या करता है, 4 लाख देकर चला गया, ये मतलब वापस दे दिया, मद्रास दे दिया पुनः अंग्रेजों को। ठीक है, कहानी समझिएगा, देखिए कहानी फिर से एक बार रिपीट करेंगे, अभी समझिएगा। ये दे दिया अंग्रेज को, अंग्रेज ले लिए, उसके बाद क्या होता है, ये वापस चला जाता है मॉरिशस। इसी के भी जाने के क्रम में अधिकार हो जाता है किनका,
तो अंग्रेज का जाने के तुरंत बाद ही पुनः डुप्ले आता है और डुप्ले पुनः मद्रास पर अधिकार कर लेता है। डुप्ले का ऐसा मनसा थोड़ा सा भी नहीं रहता है कि हम मद्रास जो है वो अधिकार जब मेरा हो गया तो हम कर्नाटक के राजा को दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, पुनः अधिकार कर लेता है डुप्ले। अब डुप्ले है वो अधिकार कर लेगा मद्रास पे, ठीक है। तो जो अब युद्ध होगा वो होगा डुप्ले और कर्नाटक के नवाब के बीच, मद्रास को लेकर, ठीक है। कर्नाटक के नवाब और डुप्ले के बीच युद्ध होगा 1748 में, और ये होगा सेंट टोमे नामक जगह पे होता है, इसलिए इसे बोला गया सेंट टोमे का युद्ध, ठीक है। डुप्ले वर्सेस कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा घोष हो गया होगा, तो फिर से एक बार समझिएगा, रिकॉल करिएगा। ये है ब्रिटिश, ठीक है, ये है ब्रिटिश, ये है फ्रांसिस, ठीक है। ब्रिटिश का गवर्नर जो है, ब्रिटिश का जो सेंटर रहता है वो रहता है मद्रास में, और फ्रांसिस का रहता है, ये रहता है पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी, ठीक है। मद्रास का जो गवर्नर रहता है वो रहता है निकोलस मार्स, निकोलस मार्स। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, उतना नाम याद रखना है इसका, कमांडर बर्नार्ड का, ठीक है, कमांडर बर्नार्ड का याद रखना है। पौंडीचेरी में रहता है डुप्ले, तो एक डुप्ले का नाम याद रखना है, एक यह नाम याद रखना है बुरडॉन का, ला बुरडॉन, ठीक है। देखिए होता क्या है, स्टार्ट युद्ध कैसे होगा, तो ब्रिटिश के कमांडर बर्नार्ड जो रहते हैं वो फ्रांसिस जहाज, ठीक है, फ्रांसिस जहाज को अधिग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, फ्रांसिस जहाज को अधिग्रहण कर लेते हैं। जहाज जा रहा था फ्रांसिस वाला अधिग्रहण कर लिया कमांडर बर्नार्ड, जहाज था किसका, फ्रांसीसी का, कमांडर बर्नार्ड अधिग्रहण कर लिया। अब अधिग्रहण करने के बाद ये जाता है यहाँ कर्नाटक के रूलर, कर्नाटक के राजा है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन के पास ये कौन, फ्रांसिस जाता है, फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले गया अनवरुद्दीन के पास, बोला कि मेरा जहाज ब्रिटिश के द्वारा ले लिया गया। डुप्ले बोलता है, अनवरुद्दीन बोलता है इसको कि आप इनका जहाज जो है वापस कर दीजिए। ये कुछ भी नहीं सुना, मतलब देने से मना कर दिया। फिर आगे तो डुप्ले बोलते हैं नहीं, फिर बोलते हैं अनवरुद्दीन को, फिर भी देने से मना कर देते हैं। तो डुप्ले इसी के क्रम में ये है ला बुरडॉन आते हैं मॉरिशस से, ठीक है, मॉरिशस के गवर्नर हैं ला बुरडॉन, और मॉरिशस से आते हैं ला बुरडॉन, और ये ला बुरडॉन आते हैं और 3000 सैनिक को लेकर आते हैं और मद्रास पे अधिकार कर लेते हैं। मद्रास जो केंद्र रहता है ब्रिटिश का रहता है, ठीक है। अब ला बुरडॉन आए, मद्रास पर अधिकार कर लिए, तो होता क्या है, फिर से ये ब्रिटिश जाता है अनवरुद्दीन के पास कि आप जाइए और मद्रास जो है, मद्रास पर अधिकार कर लिया है फ्रांसिस, तो हमें फ्रांसीसी से मुक्त करवा दीजिए। तो ये भी मद्रास, ये भी बोलता है इसे पुनः डुप्ले को, लेकिन डुप्ले यहाँ पे कूटनीति का प्रयोग करता है और बोलता है कि अभी तो मद्रास पर ब्रिटिश का अधिकार है, अगर मेरा अधिकार हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे, डुप्ले ये बोलता है। लेकिन हालांकि डुप्ले का भी, डुप्ले जो है फ्रांसीसी है, डुप्ले है वो फ्रांसिस है, तो इसे भी मतलब ये भी चाहता है कि मद्रास पर अधिकार हो, डुप्ले भी चाहेगा मद्रास पर अधिकार हो। क्यों? क्योंकि वो पहले जीत चुका है, वो देना क्यों चाहेगा, केंद्र था, व्यापारी केंद्र था, तो नहीं देना चाहता था। अब ये ला बुरडॉन क्या करता है, ला बुरडॉन करता है क्या, मद्रास को तो ले लेता है युद्ध में जीतने के बाद। अब युद्ध में जीतने के बाद मद्रास को जब लिया, तो ये ये चाहता है कि हम कुछ रकम लेकर, यानी कि घूस लेकर मद्रास पुनः अंग्रेजों को दे दे, ठीक है। ला बुरडॉन अधिकार तो कर लिया, लेकिन ये चाहता क्या है कि हम मद्रास पुनः किसे दे दें, ब्रिटिश को ही दे दें। तो ये लगभग 4 लाख रुपया लेता है और मद्रास पुनः ब्रिटिश को सौंप देता है। अब ब्रिटिश सौंप दिया, ये चला गया मॉरिशस। जाने के क्रम में ही डुप्ले पुनः अधिकार कर लेता है मद्रास पे, ठीक है, पुनः अधिकार कर लेता है मद्रास पे। तब ये बोलता है
तब ये इसे तो लगता है अनवरुद्दीन को कि जब ये चला गया तो मद्रास अब कर्नाटक के अनवरुद्दीन के कब्जे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डुप्ले देने से मना कर देता है, तो दोनों के बीच युद्ध होता है, ठीक है। और वो युद्ध होता है 1748 में डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच। ये युद्ध इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डुप्ले के ये आगे का पृष्ठभूमि तय करेगा। देखिए ये हमारा 1748 है, इसके बाद ही अगर हम देखेंगे कुछ समय बाद ही तो प्लासी का युद्ध आएगा। तो इसमें डुप्ले है, एक यूरोपियन है या फ्रांसिस बोल सकते हैं, ये तो फ्रांसिस है। तो फ्रांसिस के मात्र 920, ठीक है, 920 सैनिक ने कर्नाटक के अनवरुद्दीन के 10,000 सैनिकों को धूल चटा दिया, यानी कि युद्ध में हरा दिया, ठीक है। डुप्ले के 920 सैनिक, ठीक है, डुप्ले के 920 सैनिक, और मतलब ये बोल सकते हैं बहुत ही कम सैनिक, ठीक है। डुप्ले वर्सेस अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन। यहाँ पे याद रखना है डुप्ले का जो है सेनापति और अनवरुद्दीन का सेनापति। तो डुप्ले का जो है सेनापति कैप्टन पैराडाइज, ठीक है, याद रखना है कैप्टन पैराडाइज। और अनवरुद्दीन का जो सेनापति है वो है महफूज खान, ठीक है। अनवरुद्दीन का है जो सेनापति है महफूज खान है अनवरुद्दीन का सेनापति। डुप्ले के पास मात्र जो रहता है 920, और इसमें भी 700 भारतीय सैनिक प्लस 220 यूरोपियन सैनिक, और अनवरुद्दीन के पास लगभग रहता है 10,000 सैनिक। इसके बावजूद भी डुप्ले की इसमें जीत होती है और अनवरुद्दीन हार जाता है। तो इस प्रकार से इस युद्ध से आगे का पृष्ठभूमि जो होता है वो तैयार हो रहा होता है कि भारत में व्यापार करने से ज्यादा इजी, यानी कि ज्यादा आसान है यहाँ पे रूल करना। देखिए हम आधुनिक भारत के अंतर्गत 18वीं शताब्दी के बीच में आ रहे हैं। 1748 का काल होता है, और इसमें डुप्ले के मात्र कुछ ही सैनिकों के द्वारा कर्नाटक के अनवरुद्दीन को हरा दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से सेंट टोमे का युद्ध होता है 1748 में, और इस प्रकार से प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति होता है। अब आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है संधि। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध समाप्त होता है, उसी युद्ध के फलस्वरूप इसका भी समाप्ति हो जाता है। जो 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो रहा था, वह प्रारंभ हुआ था, और उसी का प्रभाव था जो 46 और 48 के बीच यहाँ युद्ध होता है। और ये जो समाप्त होता है वहां पे याद रखना है एक संधि, ठीक है, एक संधि है, और ये संधि का नाम है एक्स-ला-सैपेल की संधि, ठीक है। एक्स-ला-सैपेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-सैपेल की संधि के तहत समाप्त हुआ, ठीक है। इसी के क्रम में प्रथम कर्नाटक युद्ध में याद रखना है सेंट टोमे का युद्ध 1748 डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच। अब आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1749 से 1754 के बीच, ठीक है। 1749 से होता है 1754 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसका क्या कारण होता है? तो कर्नाटक और हैदराबाद के रियासत में आंतरिक विवाद को लेकर जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54 के बीच। फ्रांसीसियों के द्वारा, मतलब कर्नाटक और हैदराबाद के देशी रियासत होते हैं, उसमें जो आंतरिक मैटर होता है उसमें आंतरिक राजनीतिक में हस्तक्षेप के कारण युद्ध होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और ये जो होता है 1749 से 54 के बीच होता है, और ये होता है पौंडीचेरी की संधि के तहत समाप्त। इसी में याद रखिएगा एक अंबर का युद्ध, ये होता है 1749 में। ये भी है सेकेंड कर्नाटक युद्ध का ही एक पार्ट। और सेकेंड कर्नाटक युद्ध यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संधि याद रखिएगा, तो पौंडीचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। कब? तो 1754 में। उसके बाद है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध का,
तो 1756 से 63 के बीच, 1756 से 63 के बीच कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। और इसका कारण क्या होता है, तो कनाडा पर अधिकार को लेकर होता है। कनाडा पर किसका अधिकार होगा, इसको लेकर होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। और इसी के युद्ध के फलस्वरूप बीच में ही एक होता है वांडीवास का युद्ध, और वांडीवास के युद्ध के फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसियों का सफाया होता है, यानी कि ब्रिटिश लोग फ्रांसीसियों को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देते हैं 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। वांडीवास के युद्ध के फलस्वरूप ही समाप्त होता है फ्रांसीसियों का केंद्र बिंदु भारत से। अच्छा, वांडीवास का जो युद्ध होता है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा और फ्रेंच का किसका नेतृत्व। तो ब्रिटिश का नेतृत्व करता है सर आयरकुट, ठीक है। सर आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना लड़ रही थी, और लाली एवं भूसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना वांडीवास के युद्ध में लड़ी थी, ठीक है। इसमें हार होती है फ्रांसीसियों की, और फ्रांसीसी भारत से इनका सफाया हो जाता है। अंततः 1763 में पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होती है। 1/अप्रैल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के द्वारा, और पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हम देखें फ्रांसीसियों का आगमन। अब हम लगभग 4 यानी कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख चुके। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बंगाल, बंगाल के नवाब। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर भी करें। थैंक यू।